Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 56 from Modern Indian History series, in which we will study cabinet mission and interim government that was formed after this mission. Communal harmony could not be permanently established in our country so long as highly distorted versions of history were taught in her schools and colleges through the history textbooks. Correctly said. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. And this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसे कि आप जानते हैं मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है, तो देखते हैं इस बार उस चैलेंज को किसने कंप्लीट किया है। इस बार चैलेंज कंप्लीट करने वालों के नाम हैं बिनीता बिस्वास जी, पूजा भारद्वाज जी और स्नेहल पिपरेवार जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एमसीक्यूज पोस्ट किए, और आपने जो एमसीक्यूज पोस्ट किए हैं उसे हम इस लेक्चर के अंत में डिस्कस करेंगे और उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आज का जो टॉपिक है कैबिनेट मिशन और इंटरिम गवर्नमेंट, ये एकदम एंड का टॉपिक है। इसके बाद आखिरी आपका जो पार्टीशन और फ्रीडम है वो होगा। उसके बाद कुछ चीजें जैसे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम और ये सब हम डिस्कस करने वाले, एजुकेशन, प्रेस एंड ऑल। बट अभी ये इंडिपेंडेंस वाला जो पार्ट है आपका, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाला, उसका ये आखिरी आपको देखने मिल रहा है। लास्ट के कुछ लेक्चर्स है। ये जो है ये थोड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आपको यहाँ से पार्टीशन की बहुत ज्यादा आइडिया मिलने वाली है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इससे यूपीएससी ने अब तक जो क्वेश्चन पूछा है मेंस में वो किस तरह का था। ये क्वेश्चन इस तरह का था कि व्हाट वर द प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन, एनालाइज द रिएक्शन ऑफ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू द प्रपोजल्स। ये आपको ये लेक्चर जब खत्म हो जाएगा आपका देख के, तब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। हम जैसे कि जानते हैं ये जिनकी यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है लॉर्ड वेवेल है, जो उस टाइम पे वाइसरॉय हुआ करते थे हमारे। इन्हीं के वक्त एक और कैबिनेट मिशन भेजा गया था। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि इनके वक्त जो प्लान आया था उसको वेवेल प्लान कहा जाता है। तो अभी हम पढ़ने वाले कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है ये, इसकी हम अभी बेसिक आइडिया ले लेते हैं पहले। कैबिनेट मिशन जो है ये एक हाई पावर्ड मिशन था जो फरवरी 1946 में इंडिया में भेजा गया था। क्यों भेजा गया था और ये किसने भेजा था? तो एटली गवर्नमेंट ने भेजा था। तो एटली कौन थे? मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। एटली जो थे ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर करके चुन के आए थे, और ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो एटली थे इनका बहुत ज्यादा एक तरह से इनको जल्द से जल्द इंडिया को जो पावर्स है ये ट्रांसफर करना था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एटली गवर्नमेंट ने एक और मिशन भेजा था, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे कैबिनेट के। कैबिनेट के 3 मेंबर्स में एक थे पैथिक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। ये कैबिनेट मेंबर्स यानी जो पार्लियामेंट था वहां पे ब्रिटिश का, वहां के मेंबर्स हुआ करते थे। तो पैथिक लॉरेंस जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे ये प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे, और उसके साथ साथ एवी अलेक्जेंडर जो थे वो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी थे। लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड दिख रहे हैं, और स्टेट फॉर इंडिया के सेक्रेटरी दिख रहे हैं। ये जो मिशन आया था जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है, इसका एक्चुअली एम क्या था देख लेते। तो एम इनका ये था टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडरशिप। यानी जो पावर्स अभी ब्रिटिश इंडिया को छोड़ने वाले थे, तो किस तरह से किसे पावर देंगे ब्रिटिश अपने पास जो थी वो, और वो इंडिया को किस तरह से ट्रांसफर की जाएगी, इस पर कुछ डिस्कशन करना था। इसीलिए ये मिशन भेजा गया था। एक तरह से अगर मैं आपको ये पैथिक लॉरेंस जो है, स्टैफर्ड क्रिप्स जो है, या एवी अलेक्जेंडर जो है, इनकी एक आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट टू राइट अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको वाइसरॉय दिख रहे हैं लॉर्ड वेवेल, उनके साथ साथ आपको एवी अलेक्जेंडर दिख रहे हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस दिख रहे हैं, और लॉर्ड वेवेल दिख रहे हैं ना। तो यहाँ से आप अगर लॉर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स दिख रहे हैं, ये क्रिप्स है यहाँ पे, है ना। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवेल और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो यहाँ पे आपने सबको देख लिया है। इस तरह से कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन पे और भी कुछ हम अभी पॉइंट्स देखते हैं। मेन जो है अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन जो है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन में देखेंगे तो कैबिनेट मिशन जो है ये दिल्ली में पहुंचता है मार्च 24, 1946 को। उसके साथ साथ काफी सारे डिस्कशन हुए इंडियन लीडर्स के साथ, क्योंकि ये मिशन का एक, ये जो कैबिनेट था इसका एक ही मिशन था कि भाई साहब इंडियन लीडर्स के साथ डिस्कशन करना, सभी पार्टीज को लेना, सभी
ग्रुप्स को लेना और डिस्कशन करना कि किस तरह से पावर ट्रांसफर की जाएगी। पावर ट्रांसफर एक करना है सबसे पहले और उसके बाद धीरे-धीरे ब्रिटिश धीरे-धीरे इंडिया को छोड़ देगा। सो पावर अगर ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। इंटरिम गवर्नमेंट यानी एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें इंडियंस को रखना पड़ेगा और वो इंडिया चलाना शुरू करेंगे और फिर ब्रिटिश धीरे-धीरे इंडिया को छोड़ देगा। सो ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाना है सबसे पहले, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। ये सब जो चीज़ें होगी, ये सब यहाँ पे होगी बाद में धीरे-धीरे। सो यहाँ पे देखोगे तो किस तरह से क्या प्रिंसिपल्स है या फिर क्या प्रोसीजर होगी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, है ना? तो जिससे इंडिया को फ्रीडम मिलेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाने वाली थी। तो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी कुड नॉट कम टू एनी एग्रीमेंट, है ना? तो दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हो पाया। इनके बीच में एक ही था कि आप जैसे कि देखते हो कि लीग का पहले से एक ही चीज़ पे फोकस था कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, और कांग्रेस जो है वो पार्टीशन ऑफ इंडिया नहीं चाहता था। तो यही है यूनिटी, यानी एक रखना है देश को या फिर पार्टीशन करना है, इस पे लेके बहसबाजी चली और लीग और कांग्रेस के बीच में कोई एग्रीमेंट आखिरकार हुआ नहीं। तो कैबिनेट मिशन बोला कि ठीक है भाई साहब, आप लोग अगर नहीं प्लान बना पा रहे सब मिलके, तो हम ही कोई आपके लिए प्लान बना देते जिससे हम पावर ट्रांसफर कर सके। तो खुद का प्लान बनाने का सोच लिया ब्रिटिश ने, और यही होगा कि आपका एक सॉल्यूशन होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है। और ये जो प्लान बनाया गया था 1946 में यहाँ पे बनाया गया था। सो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं हम इस कैबिनेट मिशन के। तो ये उन्होंने खुद प्लान बनाया, इसमें क्या उन्होंने लिखा था। सो मेन पॉइंट्स ऑफ कैबिनेट मिशंस ये थे कि डोमिनियन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा without be granted would be sorry the dominion of India would be granted independence without any partition, है ना? तो पार्टीशन किया नहीं जाएगा, डायरेक्टली इंडिया एक ही देश बनाया जाएगा, ये इस मिशन में लिखा था। तो पार्टीशन करने का जो एक प्लान था, मुस्लिम लीग जो चाह रहा था कि पार्टीशन हो या फिर ब्रिटिश क्या चाह रहा था, ये टाइम पे वो एक अलग बात है। बट ब्रिटिश ने यहाँ पे तो बिल्कुल लिखा नहीं था कि पार्टीशन होगा इस देश का। उन्होंने बस यहाँ पे ये कहा था कि जो प्रोविंसेस है, ये पूरे देश में जितने भी प्रांत होंगे, जितने भी प्रोविंसेस, इनको 3 ग्रुप में बांटा जाएगा एक तरह से हम देखते हैं तो। सो 3 ग्रुप कौन-कौन से हो गए? तो ग्रुप ए, बी, सी, ऐसे 3 ग्रुप यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। अब ये 3 ग्रुप में क्या-क्या लिखा जाता है देखते हैं। ग्रुप ए में रहने वाले थे मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी दैट इज यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, बॉम्बे एंड ओडिशा। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ग्रुप ए वाले, ये पूरे के पूरे हिंदू मेजॉरिटी आपको देखने मिल रही है यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो ग्रुप बी बनाया जाता है उसमें पंजाब होगा, सिंध होगा, एनडब्ल्यूएफपी होगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होगा और बलूचिस्तान होगा। और ग्रुप सी जो होगा उसमें बंगाल और आसाम होगा। आप अगर ग्रुप बी और ग्रुप सी के प्रोविंसेस को देख रहे हैं तो आपको ये समझ रहा है कि यहाँ पे टोटली मुस्लिम मेजॉरिटी है। सो यहाँ मुस्लिम, एक हिंदू और मुस्लिम के जो रिलीजन होते हैं अलग अलग, वो रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे प्रोविंसेस की बंटवारा किया था ब्रिटिश ने, ग्रुप्स बनाए थे, ये यहाँ पे क्लियरली दिखता है। इन ग्रुप्स का काम क्या था वो आगे आपको पता चलने वाला है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, ग्रुप ए में कौन थे, ग्रुप बी में कौन थे और ग्रुप सी में कौन थे। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद मैं आपको एक ये बता दूं कि 3 टियर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बनाया गया था। 3 टियर यानी आपको पता है 3 टियर होते हैं। आज जैसे देश में 3 टियर है। देश में अगर देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। ऊपर से लोकल गवर्नमेंट में भी 3 टियर है। लोकल गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं ना, पंचायती राज आप पढ़ते हो, मैंने वीडियो बनाया 3 टियर कौन-कौन से, तो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा 3 टियर कौन-कौन से। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखते हो कि 3 टियर गवर्नमेंट ब्रिटिश ने सजेस्ट किया था कि यहाँ बनाई जाएगी। प्रोविंसेस पे, सेक्शन हो या यूनियन लेवल हो, सभी लेवल पे यहाँ पे, यानी ये तीनों लेवल पे यहाँ पे एक तरह से 3 टियर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बनाया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वाज टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, है ना? सो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी ये पूरा एक संविधान सभा बनने वाली थी, जहाँ पे लोग बैठ के एक संविधान लिखने वाले थे, अलग-अलग तरह के लोग। ये लोग आने कहाँ से वाले थे? तो अलग-अलग जो प्रोविंसेस है इंडिया में, जहाँ पे इलेक्शन लिए गए हैं और वहाँ पे आपको जो आपके जो सीट्स आप जीत के आए, तो वहाँ से आप भेजोगे लोगों को और वो बनाएंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये यहाँ पे बताया गया था और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होने वाला था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है क्या होता है? सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अगर जैसे कि आपका जो ये होगा, है ना, जो जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो इस तरह से गवर्नमेंट बनाएगी जितनी वो सीट्स जीत रही है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो ऐसा समझ लीजिए कि जिस पार्टी को जितने वोट मिले, जितने परसेंट, उतने परसेंट उसको सीट दी जाएगी, ऐसा ही आप समझ लीजिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर 10% सीट किसी पार्टी को मिली है तो उसको 10% वोट अगर किसी पार्टी को मिले तो 10% सीट उसको मिल जाएगी। सो उस प्रोपोर्शन में जितना आपको वोट मिल रहा है या फिर आपकी जो भी पॉपुलेशन है उस प्रोपोर्शन में यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये वोटिंग किस तरह से होती है? तो वोटिंग 3 ग्रुप में हो रही थी यहाँ पे, एक जनरल होगा, एक मुस्लिम होगा और एक सिख होगा, ऐसे प्रोपोर्शनल में, है ना? तो जितनी पॉपुलेशन जनरल के उस
हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मुस्लिम्स के पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सिख के पॉपुलेशन के बेसिस पे यहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ऐसा एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बताया गया था। सो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जिसमें 389 मेंबर्स होंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा गया था। और ये भी एक बात है कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज है वहां से 292 आएंगे ना, 389 टोटल रहेंगे असेंबली में, जिसमें प्रोविंशियल असेंबली जो है वहां से 292 मेंबर्स आने वाले थे। कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करते थे जहां से 4 लोग आने वाले थे। ये सब मैं आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बता चुका हूं इंडियन पॉलिटी में, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में ये सब चीजें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि ये सब क्या है, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एंड ऑल। सो जिन्होंने मेरे वीडियो नहीं देखा है वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है मैंने इंडियन पॉलिटी में, उसे पहले देख लिया, आपको ये चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। और जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे इंडिया में, वहां से 93 मेंबर्स आने वाले थे। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया अलग से बटा हुआ, इंडिया में 3 प्रकार की चीजें लोग हुआ करते थे। एक हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया, है ना, अगर मैंने कह दिया एक ब्रिटिश इंडिया जिसको ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे। एक होगा प्रिंसली स्टेट्स जिसको प्रिंसेस कंट्रोल कर रहे थे, और एक था राजे महाराजा जहां पे थे, और एक था चीफ कमिश्नर प्रोविंस, है ना। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, अलग से स्टेट्स हुआ करते थे प्रोविंसेस के, ये पूरा वैसे ब्रिटिश इंडिया ही था। और यहाँ पे आप देखोगे तो प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे। तो ऐसा पूरा इंडिया था। तो अलग अलग जगह से अलग अलग आने वाले थे। सबसे ज्यादा ब्रिटिश इंडिया से प्रोविंसेस से आने वाले थे, वो थे 292। चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आने वाले थे 4, और प्रिंसली स्टेट से आने वाले थे 93। ये पूरा ब्रिटिश इंडिया बनता है। ओके, सो ब्रिटिश इंडिया में आप देखोगे तो प्रोविंशियल असेंबलीज भी आती है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी आते हैं। सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स थोड़ा सा अपना इंडिपेंडेंस दिखाते हैं, बट वो अंडर ब्रिटिश ही थे। सो ये सब चीजें यहाँ पे आपको दिखती है। आपको ये पता चल गया कौन कितने लोग कहाँ से आने वाले थे, ऐसा कैबिनेट मिशन में लिखा हुआ था। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें जो मेंबर्स है ग्रुप ए, बी और सी से, जो आपको मैंने पहले ही दिखा दिए है, ए, बी और सी के जो मेंबर्स है वो अलग अलग बैठेंगे टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोविंसेस, है ना। तो जब प्रोविंसेस, यहाँ पे 2 अलग कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंसेस के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था, इंडिया के लिए अलग बनने वाला था। तो जब वो प्रोविंसेस के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उस वक्त वो अलग अलग बैठेंगे, और इफ पॉसिबल ग्रुप्स के भी अलग अलग बनाए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाएंगे, ये भी कहा। और उसके अलावा पूरा देश का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सो उसके बाद ये सबका काम होने के बाद एक होल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को साथ में लाया जाएगा, और वो एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, यानी पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो अलग अलग बैठ के आप अपना पहले कॉन्स्टिट्यूशन सब लोग बना लेंगे, उसके बाद सब एक में आएंगे और एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ऐसा इस कैबिनेट मिशन में लिखा हुआ था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक कॉमन सेंटर होगा जो कंट्रोल करेगा डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स जो होंगे कंट्री के वो, और एक फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया में बनाया जाएगा। जैसे कि आज आप देखोगे तो आज इंडिया में फेडरल भी है, इंडिया में यूनिटरी भी है, तो सब अपना ब्लेंड है एक तरह से। सो ये सब क्या होता है पॉलिटी में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ डरने की आपको कोई बात नहीं है। पॉलिटी में जाइए और देख लीजिए, आपको सब चीजें पता चल जाएगी। तो फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया में आएगा, ये भी उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जो कम्युनल क्वेश्चन है, यानी धार्मिक चीजों को लेके जो भी सवाल उठे हमारे सामने सेंट्रल लेजिस्लेचर में, वो डिसाइड किए जाएंगे सिंपल मेजोरिटी से, जितनी भी कम्युनिटीज है ना। सो बोथ कम्युनिटीज प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उसके सिंपल मेजोरिटी से कम्युनल क्वेश्चन जो है ये सॉल्व किए जाएंगे, ये भी यहाँ पे कहा गया था। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, तो मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, आपको ये सब मैं बता चुका हूँ इंडियन पॉलिटी में। ओके, सो अभी जो ये पोर्शन शुरू हो रहा है ना इंडियन पॉलिटी का है, जैसे अगले लेक्चर में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैं इंडियन पॉलिटी में डिस्कस कर चुका। तो ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ पूरा आपका इशू अभी चल रहा है यहाँ पे। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, जो प्रोविंसेस है उनको फुल ऑटोनॉमी यहाँ पे दी जाएगी, और रेसिडुअल पावर प्रोविंसेस के पास होंगे। फुल ऑटोनॉमी यानी प्रोविंसेस अपने खुद के निर्णय खुद ले सकते हैं काफी सारी चीजों को लेकर, और बची हुई जो पावर है वो प्रोविंसेस को मिलेगी। पावर्स जो है ये 3 पार्ट्स में बंटती थी, मैंने जैसे आपको बताया है। एक होता है आज के डेट में, आज यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। उस टाइम पे एक फेडरल लिस्ट हुआ करती थी, एक प्रोविंशियल लिस्ट हुआ करती थी, और एक कॉन्करेंट लिस्ट हुआ करती थी। सो सबके अपने पावर थे, कॉन्करेंट में दोनों के पावर थे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बचे हुए जितने पावर है, जो तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं आ रहे, वो प्रोविंसेस को दिए गए थे। आज का अगर सिचुएशन देखेंगे तो ये पूरे पावर एक तरह से किसको मिले हैं, तो ये यूनियन को मिले हुए हैं, सेंटर को मिले हुए हैं।
तो यहाँ पे प्रोविंसेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। प्रिंसली स्टेट्स जो है वो ब्रिटिश के अंडर अभी नहीं रहेगा, अब ब्रिटिश उनको फ्री कर देगा और वो फ्री रहेंगे, उनको किसके साथ जाना है, वो अपने खुद के सक्सेसर गवर्नमेंट चुनेंगे। वो चाहे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी रह सकती है, बट ब्रिटिश उनको फ्रीडम दे देगा, उनको सोचने का कि उनको किसके साथ जाना है, इंडिया के साथ या ब्रिटिश के साथ। सो इस तरह से एक आपने देखा इसमें प्रोविज़न था इस प्लान में। अगला प्रोविज़न ये था कि आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो इलेक्शन लिए जाएँगे। इलेक्शन होने के बाद जो प्रोविंस होगा वो वाज टू बी फ्री टू कम आउट ऑफ अ ग्रुप, है ना? तो इलेक्शन के बाद वो ग्रुप के बाहर आ सकता है एंड आफ्टर 10 इयर्स जो प्रोविंसेस है वो ये भी बता सकता कि जो ग्रुप से उन्हें वापस से बनाया जाए या फिर जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या बदलाव करने हैं, ग्रुप्स में बदलाव करने हैं, ये भी चीज़ें 10 साल बाद उनके पास पावर आ सकती है। तो मीनवाइल अगर आप देखोगे तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो बनाई जाएगी और वही बाद में बाद में नहीं, जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम कर रही है, वही एक इंटरिम गवर्नमेंट का भी बाद में काम करेगी। तो अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली है, संविधान सभा बनाई जा रही है, जो संविधान बनाने वाली है और धीरे-धीरे यही जो संविधान सभा है, यही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यही गवर्नमेंट का काम करेगी और ये पूरे देश को सँभालेगी। यही यहाँ पे कहा गया था, जब तक आपके इलेक्शन या जो भी आपने प्रोविज़न रखे, वो पूरे नहीं होते, ऐसा इस पूरे कैबिनेट मिशन में कहा गया था। तो ये एक अलग से प्रपोज़ल इस कैबिनेट मिशन में बताए गए थे। सो ये सब यहाँ होने के बाद आप देखते हैं कि इस पे ऑब्जेक्शन क्या थे? कुछ ऑब्जेक्शन होंगे ही सबके, तो कांग्रेस का सबसे पहले ऑब्जेक्शन ये रहा इसको लेके कैबिनेट मिशन को कि जो प्रोविंसेस हैं, उनको फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक रुकने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप के बाहर निकलने के लिए। वो इलेक्शन के पहले भी ये बोल सकते हैं कि हमको ग्रुप के बाहर निकलना है। अगर यहाँ पे स्पेशली कांग्रेस का इशारा था यहाँ पे असम के तरफ और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ, जिसमें कांग्रेस ने खुद गवर्नमेंट बनाई थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में इसीलिए ये चीजें बताई है ना। सो हर एक लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चल रहा होगा। तो इसमें कांग्रेस ने बनाई थी इन दो स्टेट्स में, इसलिए कांग्रेस चाह रहा था कि रुकने की क्या जरूरत है भाई साहब, इलेक्शन तक हमको डायरेक्ट बाहर बाहर निकलने का चांस दीजिए ग्रुप के। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रोविजन फॉर इलेक्टेड मेंबर्स। आप कह रहे हैं कि प्रिंसली स्टेट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स आएंगे, तो वो नॉमिनेटेड है। हम चाहते हैं कि प्रिंस स्टेट से भी इलेक्टेड है, क्यों ना लोग उनको चुने। ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी नॉमिनेट करेगी या प्रिंस थोड़ी नॉमिनेट करेगा कि कौन आएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये चीज गलत होगी, लोगों को ये अधिकार मिलना चाहिए, तो इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए प्रिंसली स्टेट से भी। यही ऑब्जेक्शन कांग्रेस का रहा। लीग का ये था कि ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। आपने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ग्रुपिंग होगी, बट आपने ये नहीं बताया कि वो कंपलसरी है या नहीं। तो इसको कंपलसरी किया जाए, क्योंकि लीग को पता था कि कांग्रेस यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन ले रहा है, अगर उसको सुन लिया इस प्लान में, तो यहाँ पे ग्रुपिंग ये कंपलसरी नहीं रहेगा और काफी सारे स्टेट्स ये अपने ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे और ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे जो शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी मेजोरिटी दिखा सकता था। सो ये सब चीजें हो रही थी। अब ये ऑब्जेक्शन होने के बाद देखते हैं कि इसको एक्सेप्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया, इसको क्या किया गया। तो देखते हैं एक्सेप्शन एंड रिजेक्शन। जो मुस्लिम लीग है ऑन जून 6 एंड कांग्रेस इन जून 24 1946 एक्सेप्टेड द लॉन्ग टर्म प्लान पुट फॉरवर्ड बाय कैबिनेट मिशन। तो यहाँ एक्सेप्ट कर लिया गया, काफी सारे इसमें नेगोशिएशन हुए, काफी बातचीत हुई, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। लीग को ये लगा था कि कांग्रेस ने जो ऑब्जेक्शन लिए उसके चलते कांग्रेस जो है ये रिजेक्ट कर देगा प्लान को, बट कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। सो लीग ये हमेशा यही चाह रहा था कि कांग्रेस रिजेक्ट कर दे और हम गवर्नमेंट को ये बोले, हम ब्रिटिश को ये बोले गवर्नमेंट को कि भाई साहब आप लीग को इनवाइट कीजिए कि वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि कांग्रेस तो शायद ये प्लान को रिजेक्ट करने वाला है, तो हमको मौका दे दीजिए, हम गवर्नमेंट बना लेते। सो ये सब चीजें किस तरह से भी देख लेते हैं। तो जुलाई 1946 में एक इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ओके, प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शन हुए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन जाएगा, वो सब चीजें। जुलाई 10 1946 को नेहरू जी जो थे उन्होंने ये बोला कि वी आर नॉट बाउंड बाय सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक ही बात है जिससे हम बाउंडेड बाय है, जिसमें हम क्या कहेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड है, ये कह सकते हैं आप। तो रेस्ट्रिक्शन यही है हमारे ऊपर कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने वाले हैं, बस। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बहुत अच्छी बात कही थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ सोवरेन। ये एक तरह से सार्वभौम है, ये अपने निर्णय खुद लेने वाली है और खुद डिसाइड करेगी कि रूल ऑफ प्रोसीजर क्या होगा। सो प्रोबेबिलिटी ये है सबसे ज्यादा कि कोई ग्रुपिंग नहीं होगा, जैसे कि एनडब्ल्यूएफपी और आसाम जो है ये बी और सी में तो नहीं रहने वाले, ये हमको पता है। सो इन्होंने ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता दी कि खुद ही रूल खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिक्स करेगी और ये ग्रुपिंग वुपिंग वाली चीजें हम नहीं रखेंगे। ये बोलते बराबर लीग को सोचना पड़ा और जुलाई 1946 की बात है, 29 जुलाई की, कि जो लीग था उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने ये बोला कि ये जो है
नेहरू का जो स्टेटमेंट है उस वो बहुत खतरनाक है और ये अगर हम देखेंगे तो ये स्टेटमेंट देके ये दिखा रहा है कि भाई साहब इन्हीं का यहाँ पे सब कुछ चलने वाली है, क्योंकि इनके लोग ज़्यादा है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो हम नहीं चाहते कि हम इनके अंडर काम करें और ये तो ठुकरा देंगे हमारा जो पाकिस्तान का जो हमारा प्रपोज़ल है उसको। तो ये क्लियरली यहाँ साफ दिख रहा है कि ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं। तो ये जिन्ना ने यहाँ पे ये किया कि उन्होंने एक डायरेक्ट एक्शन प्लान यहाँ पे शुरू कर दिया। डायरेक्ट एक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जिन्ना ने बोला कि अब टाइम आ चुका है कि हम डायरेक्ट एक्शन ले, और डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ पे बनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। जब डिक्लेयर उन्होंने किया था 29 जून को, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे लाया गया था 16 अगस्त 1946 को, जिसमें जिन्ना एंड लीग जो थे उन्होंने ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उसके लिए ऑब्जेक्शन है। उन्होंने ये भी बोला कि ही गियर्ड टू एजिटेट फॉर पाकिस्तान एंड अर्ज मुस्लिम टू डिमांड फॉर पाकिस्तान बाय एनी मीन्स। अभी हम पाकिस्तान को हासिल करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमको उसके लिए वायलेंस करना पड़े, तोड़-फोड़ करना पड़े, विरोध करना पड़े, जो भी है वो सब करेंगे, बट पाकिस्तान को हम हासिल करके रहेंगे और यही हमारी होगी डायरेक्ट एक्शन। सो ही कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16th August 1946। दिस कॉल लेड टू वाइड स्प्रेड कम्युनल राइटिंग। तो इस कॉल के चलते पूरे देश में दंगे शुरू हो गए और अगर देखोगे तो 5000 से ज्यादा लोगों यहाँ पे मारे गए पहले ही दिन कलकत्ता में। और ये बहुत ही एक बुरी एक घटना थी। लोग कुछ भी कर रहे थे यहाँ पे, लीडर्स के कहने पे, लीडर्स के बहकावे में लोग आ चुके थे और ये बहुत गलत चीजें देश में शुरू हो चुकी थी। कम्युनल राइट्स जो थे वो देश में धीरे धीरे बढ़ते गए। नौखाली और बिहार में भी बहुत ज्यादा वायलेंस देखने मिले और देयर वॉज अ कॉलिंग फॉर पार्टीशनिंग द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ राइट्स। अब यहाँ पे ये दिख रहा था कि भाई साहब जो दंगे हो रहे हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग वायलेंस दिखा रहे हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि कंट्री के पार्टीशन करना पड़ेगा। और ये पार्टीशन जो होने वाला था ये एक बहुत ही बुरा इवेंट बन रहा था इतिहास का। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी और अगर आप देखोगे तो एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई गई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना भी यहाँ पे ज़रूरी दिख रहा था और गवर्नमेंट बना के हमको कामकाज शुरू करने थे, क्योंकि ब्रिटिश को यहाँ से जल्द जाना था और ब्रिटिश को हमारा भी एक पहले से एम चला रहा है कि ब्रिटिश को हम इस देश से निकाल दें। और ये चीज़ें जब पूरी होती दिख रही थी तो यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए ब्रिटिश ने जल्द से जल्द अपने प्रयत्न शुरू किए थे, क्योंकि वो डर रहे थे कि अगर जल्द से जल्द अभी इंडिया को नहीं छोड़ा तो कांग्रेस फिर से मास एक्शन लेना शुरू कर देगी, फिर से कोई मूवमेंट शुरू कर देगी। सो जल्द से जल्द यहाँ पे बना लेते इंटरिम गवर्नमेंट। तो कांग्रेस डोमिनेटेड इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे पहले बनाई गई, जिसके हेड नेहरू बन गए। उन्होंने शपथ ली ऑन सितंबर 2 1946 को। और वही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कि जो कंपल्सरी ग्रुपिंग है इस पे वो विरोध करते हुए यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाते, इंटरिम गवर्नमेंट, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बन रही थी। वेवेल जो थे उन्होंने वो क्वाइटली उन्होंने जो मुस्लिम लीग था उनको जल्द से जल्द इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए यहाँ पे ला लिया अक्टूबर 26 1946 को। क्योंकि देखिए वेवेल जो थे उन्होंने मुस्लिम लीग से काफ़ी बातचीत की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग को ये भी भरोसा दिलाया कि ठीक है, मुस्लिम लीग का यही था कि हम डायरेक्ट एक्शन तो छोड़ने नहीं वाले भैया, हम इंडिया का पार्टीशन हमको होना, हमको पाकिस्तान होना। सो वो बोले ठीक है, आपकी डिमांड अभी फिलहाल आपके पास रखिए, आप हम नहीं बोल रहे कि आप उसको बंद कर दीजिए, उसके साथ आप एक गवर्नमेंट बना लीजिए वही डिमांड्स के साथ, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी आ गए मुस्लिम लीग और आने के बाद यहाँ पे 14 मिनिस्टर्स यहाँ पे बनाए गए इंटरिम गवर्नमेंट में, जिसने काम किया था 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक। और ये जो मिनिस्टर्स थे, देखते हैं ये कौन कौन थे। तो सबसे पहले जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका नाम आता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, है ना, तो ब्रिटिश ही रहेंगे। तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो नेहरू बनाए गए। नेहरू के पास एक्सटर्नल अफेयर्स दिया गया, कॉमनवेल्थ रिलेशंस दिया गया। सेकंड मिनिस्टर्स का जो नाम आता है वो है मिनिस्टर का जो नाम आता है वो है वल्लभ भाई पटेल। इनके पास होम डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया गया था। ये अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी इस पे आपको मैच द पेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बलदेव सिंह जो थे उनको डिफेंस दिया गया। डॉक्टर जॉन मथाई इनको इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई दिया गया। सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन दिया गया। सी एच भाभा को वर्क्स, माइंस एंड पावर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको एग्रीकल्चर एंड फूड दिया गया। जगजीवन राम को लेबर मिला। असफ अली को रेलवे का मिनिस्टर बनाया गया। लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के थे उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली। इब्राहिम इस्लाम चुंद्रीगर जो थे उन वो मुस्लिम लीग के थे, उनको कॉमर्स मिला, सॉरी कॉमर्स। अब्दुल रब निस्तार जो थे मुस्लिम लीग के, उनको कम्युनिकेशंस दिए गए। गजनफर अली खान जो थे उनको वो मुस्लिम लीग के, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया।
जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे मुस्लिम लीग के, उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया। इस तरह से ये पूरे इंटरिम मिनिस्ट्री बनी थी। हालाँकि ये बात अलग है, ये चीज़ जान लीजिएगा, ये सिर्फ़ इंटरिम मिनिस्ट्री है। जब इंडिया 15 अगस्त के बाद जो मिनिस्ट्री बनाई जाएगी ना, वो अलग होगी, उसमें ये सब नहीं होंगे, तो ये पूरी चेंज हो जाएगी बाद में, जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर बनाई जाएगी। सो ये सिर्फ़ ब्रिटिश के वक़्त जो बनाई गई थी, वो एक इंटरिम मिनिस्ट्री थी और ये लोग अभी ये मिनिस्ट्री चलाने वाले थे। अब देखेंगे क्या हुआ आगे। तो लीग जो था, अब ये मिनिस्ट्री बनाई गई, कामकाज शुरू हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाना का काम शुरू हुआ था, वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेरा वीडियो है, जो आपको इंडियन पॉलिटी के सीरीज में मिलेगा, उसे आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो वो हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, वो एक तरह से देखेंगे तो पॉलिटी का पार्ट है, इसलिए हम उसे पॉलिटी में स्टडी कर लिए। अब हम देखते हैं कि जो लीग था, डिड नॉट अटेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जितनी भी मीटिंग थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको अटेंड नहीं किया। जो पहली मीटिंग हुई थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ उस वीडियो में। सो ये उन्होंने, लीग ने कोई भी मीटिंग यहाँ पे अटेंड नहीं की। लीग जो थे वो हमेशा कोई भी मीटिंग अटेंड करने को रिफ्यूज़ करते रहे और कोई भी डिसीजन जो था वो हमेशा ठुकराते रहे, जो भी लिए जा रहे थे उस मीटिंग में। लियाकत अली खान जो थे, वो एज़ अ फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारी चीज़ें जो है, जो फंक्शनिंग है बाकी मिनिस्ट्री की, उसको अच्छे से होने नहीं दे रहे थे। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री थी तो फंड वहीं से आएगा लियाकत अली खान से, तो यहाँ पे बराबर यहाँ पे फंड नहीं दिए जाएँगे, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पावर्स यूज़ कर रही थी ताकि बाकी मिनिस्ट्रीज़ अच्छे से काम ना करे। सो हमेशा एक बाधा बन के यहाँ पे रही मुस्लिम लीग, जो बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी एक ही डिमांड थी कि गवर्नमेंट में आना है और पाकिस्तान के लिए लड़ना है। इसीलिए लीग आया था। लीग कोई देश चलाने के लिए नहीं आया था। लीग सिर्फ़ आया था कि पाकिस्तान जो है वो अलग हम करके रहेंगे और ये हमारा एक ही डिमांड है, इसीलिए हम इस जो गवर्नमेंट है उसमें आए हैं। तो ऐसा उनका मन ही मन में उन्होंने सोचा हुआ था। तो ये सब चीज़ें अभी आपको पता चल चुकी है। तो आगे आप जब देखोगे तो अभी आगे बँटवारा होने वाला था, ये आपको पता है। तो यहाँ पे लीग जो है वो अपने जितने भी उनके जो डिसीजंस थे उसको लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। वो ये डिसीजन को कभी नहीं अपना डिमांड को कभी नहीं छोड़ने वाला था, जो डिमांड था पाकिस्तान का। तो इसी के चलते आगे बँटवारा भी होने वाला था। ये सब चीज़ें आप देखने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए साइन करते हुए आपको दिख रहे हैं, ये मिशन प्लान को, उसके साथ-साथ यहाँ आपको अली जिन्ना दिख रहे हैं जो मीटिंग हो रही है उसमें। सो ये सब सोच-विचार यहाँ पे चल रहे हैं। ओके सर, ऐसा ये कैबिनेट मिशन रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक तरह से देखेंगे तो, और इंटरिम गवर्नमेंट भी। सो ये चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। यही मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा। और अब बारी आ चुकी है कि हम अभी एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। जो इस बार जो एमसीक्यू हमें भेजे हैं वो विनीता जी ने, पूजा जी ने और स्नेहल जी ने भेजे हुए हैं, जिनको हम अभी सॉल्व करने का प्रयास पूरी तरह करेंगे। सो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा मेक एमसीक्यू चैलेंज क्या है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको। सो मेक एमसीक्यू चैलेंज में मैंने आपको ये चैलेंज दिया है कि आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो ये एमसीक्यूज़ बनाएँगे और उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। और ये जो आपके एमसीक्यू होंगे, ये मैं अगले आने वाले लेक्चर में पब्लिश करूँगा विथ योर नेम। आपका नाम भी लिखना मत भूलिएगा उस एमसीक्यू के नीचे। और ये आपकी तरफ से एक हेल्प होगी सबको एमसीक्यू सॉल्व कराने में। दूसरी बात ये है कि मेरा ये एम है कि जो एमसीक्यू सॉल्व बना सकता है, वो तो उसे सॉल्व आराम से कर सकता है। तो मेकर ऑफ एमसीक्यू जो है, वो आराम से सॉल्व कर सकता है एमसीक्यू को, तो आपको मेक एमसीक्यू चैलेंज को पूरा करना है। सो इस बार जो मेक एमसीक्यू चैलेंज को कंप्लीट किए, वो क्वेश्चंस हम अभी पढ़ते हैं। सो ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन रहेंगे वेबल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस इलेक्शन ऑफ 1945-46 इस टॉपिक से। सो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, वो यहाँ पे लिंक दी हुई है, इस वीडियो लेक्चर को पहले देख ले ताकि आप ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो विनीता जी ने भेजा है वो है, द फेलियर ऑफ वेबल प्लान हैज बीन कॉल्ड अ ब्रेकवाटर इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री बिकॉज द मुस्लिम लीग was recognized as the sole organization of Indian Muslims. The Muslim League got the right to use its veto in all future negotiations. The Muslim League was treated at the same level as the Congress. All of the above. ये सब आपको सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। अगला क्वेश्चन एक और विनीता जी ने भेजा हुआ है, हु प्रिसाइडेड ओवर शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड आयरविन या लॉर्ड माउंटबैटन? बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन विनीता जी ने भेजा हुआ है, हाउ मेनी मुस्लिम सीट्स वर सिक्योर्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 45-46 इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन? 396, 425, 441, नन ऑफ दिस? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और विनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस भेजे। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है स्नेहल जी ने। स्नेहल जी ने भेजा हुआ है, टू कॉन्क्रीट आउटकम ऑफ द वेबल प्लान वाज होल्डिंग अ रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस,
absorption of state of Hyderabad with the Indian Union, summoning the Simla Conference, the Constitution of Constituent Assembly. बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. पूजा भारद्वाज जी ने अगला क्वेश्चन भेजा है. पूजा जी ने लिखा है assertion in the Shimla conference Jinnah insisted that only Muslim League members could be Muslim representative in the council. अगला उन्होंने रीजन में पूछा हुआ है. Jinnah wanted the league to be the sole representative of Muslims in India. Both A and R are true. R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is wrong explanation of A. Both are false. None of the above. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी आपके द्वारा. पूजा जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है. Which of the following is incorrect in relation to the proposals given in Revel Plan? There would be Viceroy's Executive Council with all Indian members except the Viceroy and the CIC, that is Commander in Chief. B. There will be balanced representation in council. C. The defense would be handled by the Indian General. या D. Viceroy or Governor General would still enjoy the veto power. बहुत खूब पूजा जी. एक और इस टॉपिक वेवल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस और इलेक्शन ऑफ 45-46 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूजा जी ने भेजा हुआ है. एसर्शन और रीजन पे. एसर्शन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड इट अ बेटर टू ग्रांट इंडिया द फ्रीडम इट हैड बीन डिमांडिंग फॉर सो लॉन्ग. Reason is the main reason were Quit India movement, revolutionary activities, and Second World War. A. Both A and R are true. R is correct explanation of A. B. Both A and R are true, but R is wrong explanation of A. Both are false. None of the above. So इस तरह से ये क्वेश्चन है. बहुत खूब पूजा जी, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस भेजे. सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी, पूजा जी और स्नेहल जी. तो ये जो हमारा लेक्चर रहा, लेक्चर नंबर 56 कैबिनेट मिशन और इंटरिम गवर्नमेंट पे, ये आपको अच्छे से स्टडी करना है और जो मेंस का मैंने आपको क्वेश्चन दिया इसे आपको सॉल्व करना है. ओके, इसके बाद जो हम लेक्चर लेने वाले हैं वो होने वाला है माउंटबेटन प्लान, जिसमें होगा एटलीस्ट स्टेटमेंट और ये सब हम पढ़ने वाले उसमें. सो बहुत इंपॉर्टेंट और एक तरह से फ्रीडम के लिए वो आखिरी आपका लेक्चर होगा. उसके बाद बाकी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जो बची हुई है मॉडर्न हिस्ट्री की. तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मुझे फेसबुक पे मेरे जो पेजेस है श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन, उन्हें लाइक करें. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें श्रेयस बड़ी द पीस लवर पे, और shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. सो इस तरह से हमारा जो लेक्चर है वो रहा और आई होप कि आपको ये सब समझ में आ चुका है. आपके डाउट्स भी आप सॉल्व कर लेंगे. इसी उम्मीद के साथ अपना ख्याल रखें और अपना वर्क अच्छे से करें, स्मार्टली करें, हार्ड वर्किंग बने और अपना डाइट अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें. और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे. तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो.